अणुशक्ति नगर पर सबकी नज़र बनी हुई है। नवाब मलिक की बेटी वहां चुनाव लड़ रही है, सना मलिक। सना मलिक अब राजनीति में आई है कि पहले से लगाव था या फिर क्यों आई है। घर में दुख का साया होने के बाद भी राजनीति ऐसी चीज़ है कि लोगों के सामने जाना पड़ता है, अपना चेहरा हंसरा रखना पड़ता है। सना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है ये, घर में दुख है और चुनाव में जाना है। देखिए, हमारे में ऐसा है कि 3 दिन का शौक आप बनाइए और उसके बाद आप काम पे निकलिए या आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे करिए। दुख जो है वो किसी के, ये ऐसा दुख है जो किसी के बांटने से बंटता नहीं है और जिसका लॉस है वही समझता है। तो जब 3 दिन हुआ और क्योंकि हमने नॉमिनेशन भी भर दिया तो ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे, तो मेरी जो बहन है जिसने सबसे ज़्यादा जिसने खोया है, उसने मुझे और मेरे पिताजी को हिम्मत दी और बोले कि आप तीसरे दिन से आपने जो आपका जो पूरा इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, आप बढ़िए। जिस दिन शुरुआत करनी थी, मतलब जिस दिन बाहर निकलना था, उस दिन सूजी हुई आंखें मैं बाहर लेके निकली। मेरे साथ मेरे जो सारे कार्यकर्ता हैं, जो मुझे और मेरे पिताजी को मानने वाले लोग हैं, एक अलग चेहरे से और एक अलग स्वभाव से सारी चीज़ें कर रहे थे। मतलब उनके अंदर भी दुख था और उदासी भरे चल रहे थे। तो उनके साथ भी यही बातचीत की बैठ के कि मेरी बहन ने मुझे और मेरे पिताजी को बाहर भेजा है और अगर हम उदासी से लेके चलेंगे तो एक अलग इम्पैक्ट लोगों के बीच में जाता है और उनको लगता है कि शायद हम चुनाव सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए वैसा हमारा चेहरा है या हमारा स्वभाव हो गया है। तो सभी चीज़ों को वो एक दिन में हमने फ़ौरन से हटा दिया और लोगों के बीच में जैसे रहना चाहिए चुनाव के वक्त में वैसे रहने लगे। अगर हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो हमारा दुख कम हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा जो दुख है वो वैसे ही बना हुआ है। जब हम अकेले हो जाते हैं या जब मैं अपनी बहन से बात करती हूँ या उनके बच्चों से मिलती हूँ तो दुख बढ़ के वैसे ही आ जाता है। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहन ने हिम्मत दी है, उतना हिम्मत लोगों ने दी है और ऊपर वाले ने उतना हिम्मत वाला बनाया है कि हर कठिनाई में, हर चुनौती में आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहेंगे। चुनौती की बात कर रहे हैं तो जब नवाब मलिक जेल में थे तभी सना मलिक जो है वो पूरी बागडोर संभाल रही थी जी। लेकिन क्या मसला क्या था? यानी नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप किए गए हैं, आप वहाँ से आप बहुत कागज़ के पन्नों से गुजरी है, कानून के सारे। वो क्या केस था? नवाब मलिक कल बता रहे थे कि हम समीर वानखेड़े ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसको हम पर्दाफाश करेंगे। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, समीर वानखेड़े ने जो भी एलिगेशंस मेरे जीजा जी पे लगाए थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो सारा जो केस है वो भी एक फर्जीवाड़ा था। उसके बाद आर्यन खान का केस आया, क्योंकि अगर हम ये सभी जो आर्यन खान के केस में हमने मुद्दे उठाए थे वैसे ही मुद्दे समीर भाई के केस में थे। लेकिन अगर हम उस वक्त हमारे मुद्दे उठाने लगते तो बोला जाता कि हम राजकीय प्रेशर बना रहे हैं और सारी कार्रवाई में अड़ंगा डाल रहे हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, मेरे जीजा हैं, उनके दामाद हैं, तो हमने उस समय पूरी शांति रखी और जो जो चीज़ें थी हमने उसके बारे में तहकीकात करके अपने तक रखी। पता चला कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक राजकीय तरीके से और उनको फंसाया गया है। जब वो बेल पे बाहर आए तो बेल ऑर्डर्स में काफ़ी चीज़ें लिखी है जिसमें वो सिद्ध हो जाता है। जहाँ तक आर्यन खान के केस का मामला था, आर्यन खान के केस में जो जो गलतियाँ या जो जो चीज़ें वो हर केस में दोहराते हैं, हमने प्रॉपर उसकी जब जांच चालू की, पहले ही दिन, दूसरे ही दिन, तो जितना फ़र्ज़ी काम एनसीबी के अधिकारी लोगों ने समीर खान के केस में किया था, जो मेरे जीजा है, वही फ़र्ज़ी काम वो आर्यन खान के केस में कर रहे थे। कुछ ऐसे उनके पंच रहते थे जो रिपीटेड थे। ऐसे पंचेस हैं एनसीबी के वो उस दौर के रेड्स में, जो एक ही पंच 19 से 20 केसेस में है, फिर दूसरा कोई है तो वो 15 केसेस में सेम पंच है। तो ऐसे कुछ रिपीटेड पंच 8-10 उन्होंने अधिकारियों ने पाल रखे थे
और हर जगह पे वो पंचेस को यूज़ किया जाता था। किसी से उगाई का काम किया करते थे, किसी से कुछ मांगा जाते थे। ऐसी काफ़ी पुरावे हमने जमा किए हैं और हमने लोगों के बीच में सादर भी किए हैं। कई केसों में एक ही पंच रहते थे। हाँ। मतलब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ पंचेस है जो रिपीटेडली एनसीबी की केसेस में, उस दौरान जब समीर वानखड़े उधर एनसीबी के हेड थे, जोनल डायरेक्टर थे, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, वो जब भी मौका आएगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई छोड़ेगी नहीं। आपकी लड़ाई वहाँ शुरू नहीं, हमारी लड़ाई जिधर से शुरू होती, अगर मेरे जीजा आज हमारे साथ होते तो हम मिल के वो जो उनके केस की लड़ाई वो लड़ते। लेकिन अब ये जो लड़ाई है, ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है तो केस अपने आप ख़त्म हो जाता है उस व्यक्ति को लेके। लेकिन हमने यही सोचा है कि भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक उनको हम क्लियर चिट नहीं दिलाएंगे तब तक हम वो केस की पूरी फॉलोअप रखेंगे। नवाब मलिक के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे, दाऊद से रिश्ता है। उस वक्त का माहौल क्या था? इतने साल के बाद ये केस लाना, ये पॉलिटिकल था तो फिर कौन था इसके पीछे? देखिए, पहले तो आपको बता दूँ, ये पूरे जो एलिगेशंस है, ये जो पूरा केस है, बेबुनियाद है। मैटर कोर्ट में है, सब्जुडाइज है। जब इसका निकाल आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, अभी मतलब मैं उसको रिवाइंड तो नहीं करना चाहूँगी और इतना फ्रेशन अप भी नहीं है मेरे पास। लेकिन एलिगेशंस लगाए हैं। एलिगेशंस जब तक सिद्ध नहीं होते वो एलिगेशंस के तौर पे रहते हैं और मैटर कोर्ट में है, हमें पूरा विश्वास है। देशद्रोही जब कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। देखिए, पूरा मैटर, पहले तो आपको बता दूं कि ये जो एलिगेशंस जो भी कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नहीं कहती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं काफ़ी सक्रिय हूँ और हमारी जनता तो नहीं बोलती, हमारे लोग तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें कंटिन्यूसली, भले ही ट्विटर हो गया या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, उधर टारगेट करते हैं, मुझे डायरेक्ट टैग करते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो ये बोलते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने बोला है कि जिस किसी ने भी उनको दाऊद से जोड़ा है या मतलब दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन रखने का डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है या आतंकवादी का नाम बोला है, वो सभी के ऊपर वो क्रिमिनल डिफमेशन, जिधर ज़रूरत पड़े सिविल डिफमेशन, ये सभी चीज़ करेंगे वो। क्योंकि उनको डायरेक्ट बोल रहे हैं तो वो उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ईडी का जो केस है उसमें ना ही देशद्रोही का कहीं आता है और ना ही उसमें दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आता है। वो जो पूरा मामला है वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन लगाया है और वो एक अलग मामला है और जो चला रहे हैं वो अलग चीज़ है। क्या है, राजनीति है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से कुछ ना कुछ एलिगेशंस होते हैं। तो कॉमन लोग हैं जो ये सभी टैग करते हैं। ऐसे आरोप होते हैं, परिवार पर आरोप होते हैं, बुरा लगता है? देखिए, स्टार्टिंग के 2-4 दिन तो बहुत बुरा लगा और जो हमारा, स्पेशली मेरा, क्योंकि मैं लोगों के बीच में ज़्यादा जाती हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर गया था और एक हिचकिचाहट थी लोगों के बीच में जाने की। लेकिन पहले दिन जब गई तो मुझे थोड़ा सा ऐसा बेहतर लगा, लेकिन एक डर लगा रहता था कि कहीं से कुछ निकल के ना आ जाए या कहीं से पब्लिक के बीच में कोई ना कुछ बोल दे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब ऐसे कोई बोला कभी पब्लिक के बीच? वही मैं बता रही हूँ आपको, जब 3 से 4 दिन में जाने लगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इमीडिएटली ऊपर चला गया, क्योंकि लोगों के अंदर वो विश्वास था और वो आज तभी भी मानते थे और आज भी मानते हैं कि ये सभी सिर्फ एलिगेशंस हैं और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल रीजंस के वजह से उनके ऊपर एलिगेशंस हुए हैं। और पूरी जनता, हमारे कार्यकर्ता तो हमारे साथ थे ही, लेकिन कभी भी अनुशक्ति नगर, क्योंकि मैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में ही घूमती थी, तो अनुशक्ति नगर विधानसभा के लोगों ने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ, कभी ये गॉसिप का कारण भी नहीं बना। अब चुनाव की बात करते हैं, फाइट कितनी बड़ी है? वहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आपके साथ बीजेपी नहीं है, यानी अनुशक्ति नगर में है लेकिन नवाब मलिक शिवाजी नगर बानखुल में नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने कभी भी कौन से पक्ष से कौन है या कौन सा वोटर और किस एरिया का वोटर हमें वोट करता है या नहीं करता है, इसके ये सभी चीज़ों को अलग रख के काम किया है लोगों का। अब जब मैं चुनावी मैदान में उतर गई हूँ तो मैंने कितने ऐसे लोग हैं, चाहे वो सेना के दोनों उसके हो, धनुष्य बाण के हो या इसके हो मशाल के, दोनों के जो कार्यकर्ता है या उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका काम किया है। चाहे वो हमारे खुद के लोगों जो अभी घड़ी है और अभी तुतारी है, उनके सभी लोगों का काम किया। ऐसे कितने लोगों का मैंने काम किया है जो आरपीआई को बिलोंग करते हैं, जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं।
तो हमने हर किसी का हमेशा काम किया है। और जब जब हम इस चुनावी मैदान पे जाते हैं, जैसे 2009 में अनुशक्ति नगर विधानसभा का जो क्षेत्र है डिलिमिटेशंस की वजह से फॉर्म हुआ था, और क्योंकि एक नया चुनावी वो था कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हम अपने परिवार मेरा पूरा परिवार पूरी ताकत से पिताजी के कैंपेन के लिए उतरा। 2009 में भी हमने किया, 14 में भी किया और 19 में भी किया। अभी 2000 में तो स्वतः खुद ही लड़ रही हूँ। लेकिन पिछले 3 इलेक्शन के कैंपेन में हमने एक ही चीज़ देखा कि पिताजी हमेशा अपने काम के आधार पे लोगों से मत मांगते हैं। अभी भी हम भी वही कर रहे हैं। 2024 में भी हम अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। और तो 5 साल में क्या किया आप? नवाब मलिक के साथ थी 5 साल, पूरा लोगों से बातचीत है। अहमद जो है, फहाद अहमद, वो कहते हैं कि 5 साल में एक स्कूल नहीं बन पाया, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, रास्ते बनते तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं होता। एक पॉलिसी मैटर क्या हुआ? देखिए, वो अपोनेंट है, अपोनेंट का काम है ये बोलना। लगता है अभी तक अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र को समझे नहीं है। महाराष्ट्र नगर की एक स्कूल है CBSE की जो चालू हुई है, अजीज़बाग की एक स्कूल है जो चालू हुई है, ट्रॉम्बे की एक स्कूल है जो चालू हुई है। मैटरनिटी होम की अब बात करें तो नया निर्माण किया गया महाराष्ट्र नगर के एरिया में एक मैटरनिटी होम का। बहुत सारे जो BMC के माध्यम से आपला दवाखाना है, ये पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा में 15 से 17 कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ ये चालू हुए हैं। शताब्दी हॉस्पिटल जो एक छोटा सा पेरिफेरल हॉस्पिटल था, उसको 300 बेडेड बनाया गया है। ये सभी चीज़ें हैं जो अचानक से कोई पैराशूट लैंडिंग करके आता है। तो अनुशक्ति नगर विधानसभा का क्षेत्र ऐसा है कि वो एकजुट नहीं है, वो फैला हुआ है। अगर आप एक जगह समझने जाओगे तो दूसरे तक पहुँच नहीं पाओगे। तो जो अचानक से कहीं लैंड करते हैं तो उनको क्षेत्र को समझने में वक्त लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो क्षेत्र समझेंगे तब तक चुनाव खत्म हो चुका रहेगा। लेकिन SRA डेवलपमेंट, वहाँ कंपनियाँ बहुत सारी है, वहाँ रोजगार क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, RCF की जहाँ तक हम बात करें, RCF में 70% लोग जो है वो उस एरिया के ही है और उनको लोकल ही है और उनको रोज़गार मिला है। वहीं BPCL है, HPCL है, उधर भी काफ़ी जो लोग हैं वो हमारे लोकल एरियाज़ को बिलोंग करते हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं कि हर तख्ते के उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों को काम करना रहता है कि एक अलग टाइप के लोग चाहिए, फिर दूसरे अलग क्वालिफ़िकेशंस के चाहिए, उस तरह अलग क्वालिफ़िकेशंस के लिए चाहिए। और जिधर भी जो वर्किंग क्लास जो ज़्यादा लगता है उधर पूरी तरीके से अनुशक्ति नगर के लोग हैं। जिनको मिला है जॉब्स वो चुप रहते हैं, जिनको नहीं मिला है वो मुद्दे बनाते हैं। मुझे पूछना अच्छा लगेगा कि राजनीति में आना कब हुआ है? 2017 में नहीं था, यानी पिताजी को देख देख कर लगन लग गई है, कैसे हुआ? देखिए, पहले से मन में था कुछ? मैं अपने कॉलेज के दिनों में तब ये राजनीति में बहुत सक्रिय थी, मतलब लीड करती थी ये स्टूडेंट्स मूवमेंट में। और जब रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में थी तब 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर स्टूडेंट काउंसिल में पर्टिकुलरली बहुत एक्टिव थी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव से तौर पे चालू किया, फिर एक लीड लिया एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को हेड करने का, वो हुआ। फिर 5th ईयर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं कॉलेज के, तो उसमें भाग लिया, चुन के आई और पूरा वो समय कॉलेज को दिया। उसके बाद मेरा ऐसा हमेशा मानना था कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ाई को बेहतर इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप CET दे रहे हो, आप एंट्रेंस दे के एक सीट ले रहे हो, और अगर सीट लेने के बाद मतलब काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि कुछ अंक आगे पीछे हो जाते हैं। तो अगर आपने एक सीट लिया है एज ए स्टूडेंट, तो उस सीट में पढ़ाई करके उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ को एक्टिव करो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो किसी हकदार का आपने सीट लेके खाली अपने के एक टैग लगाना है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैंने ये किया है, उसकी वजह से आप वो सीट ख़राब करते हो। तो किसी और का हक मत मारो। और आप इतने 21 साल अगर पढ़ाई को दे रहे हो तो उसका आप प्रोफेशनली एक्टिव रहो। तो ये मैं प्रोफेशनली बहुत एक्टिव थी। मेरी शादी हुई, अपनी शादी मतलब बच्चे हुए, प्रोफेशनल और फैमिली को लेके चल रही थी। 2017 के BMC के चुनाव में मुंबई NCP ने एक मुहिम चलाया कि पढ़ी लिखी महिलाओं को संधि दिया जाए। तो ये जब पूरी मुंबई में एक मुहिम चलाई गई तो कुछ लोग आके पिताजी को बोले कि आपके खुद के घर में बेटी है आपकी जो पढ़ी लिखी है, सोशली और BMC में बहुत एक्टिव है, तो आप उनको छुपा के अब बाकी हमें क्यों काम पे लगाए हो, कैसे लोगों को। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उस 21 दिन पहले चुनाव के मैदान पे उतरी,
जैसे पारंपरिक तौर पे चुनाव लड़ा जाता है वैसे ही लोगों ने झंडा उठाया, मैंने रैली ली, लोगों से मिली, सभा ली, मतलब इलेक्शन लड़े और पराभव हुए। हाँ, नहीं आज की राजनीति अगर देखें तो नवाब मलिक शरद पवार के पास है या अजित पवार के पास है, फिर शरद पवार के पास थे, फिर अजित पवार के पास है, ये सब राजनीति हो रही है। तो कैसे सोचती है राजनीति को? आप पहली बार चुनाव लड़ रही है तो देखिए मेरे लिए राजनीति का 2 गुट हुए, वैसे राष्ट्रवादी की हाँ, हुए। मेरे लिए राजनीति कई लोग ऐसे हैं कि वो तुतारी के पास गए। देखिए ये जो है एक स्टेट लेवल की राजनीति या सेंट्रल लेवल की राजनीति, उसके लिए उसके बारे में कमेंट करना अभी मेरे लिए बहुत नया है। मैं पिछले 7 सालों से सोशली एक्टिव हूँ अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में। 5 सालों से अनुशक्ति नगर क्षेत्र में पॉलिटिकली भी लोगों का काम करना, उनका सेवा करना, उनकी समस्याओं को समाधान करना, पहले पिताजी के नेतृत्व के नीचे विकास काम उनके साथ, और कुछ ऐसा समय आया जब उनके बगैर, तो सिर्फ और सिर्फ अनुशक्ति नगर विधानसभा का बोल सकती हूँ। और मेरे लिए राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम लोगों की सेवा कर सकें। लोग आपको बहुत जिम्मेदारी से एक पद पे बैठाते हैं, और अगर लोगों ने मुझे इस पद पे बैठाया तो मैंने जैसे अपना प्रोफेशनली अपना काम किया है, अपने घर की जिम्मेदारी संभाली, एक बेटी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, उतनी ही जिम्मेदारी से जो लोगों ने मुझे चुन के दिया कि मुझे अगर आमदार बनाते हैं तो उतनी ही जिम्मेदारी लोगों की सेवा में लगाऊंगी, जो करती भी आई हूँ। लेकिन जब जिम्मेदारी डायरेक्ट मेरे ऊपर आएगी तो ये वादा है कि सना जो है पूरी तरीके से अपने जितने भी उन्होंने भले ही प्रोफेशनली कुछ काम किया है या एजुकेशनल स्किल्स रखती है, हर स्किल को लोगों के लिए पूरा समर्पित करेगी। मैं पूछूंगा बाद में पूछूंगा कि आमदार होने के बाद क्या करेंगे, लेकिन मुस्लिम चेहरा दोनों है तो वोट तो बटेंगे। देखिए हमने पिछले 15 साल से मैंने एक ही चीज़ देखी है कि मेरे पिताजी ने, मतलब क्योंकि मैं 15 साल से एक्टिव हो गई थी कैंपेनिंग में, तो पिताजी का एक ही नारा रहता है, काम किया है काम करेंगे, ना झूठे वादे ना झूठी कस्में, काम किया है काम करेंगे। यही नारा लेके मैं देख रही हूँ लगातार, ये चौथा इलेक्शन है, क्योंकि मैं चौथा इलेक्शन देख रही हूँ कि यही आधार पे वोट मांगते हैं और यही आधार पे लोग उनको चुन के भी देते हैं। तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्योंकि काम करते आए हैं, काम करते रहते हैं और काम करने का विचार रखते हैं। तो मुझे लगता है ये जो है एक अच्छी, मतलब ये एक अच्छा आधार है वोट मांगने के लिए, क्योंकि हम अभी ये चीज़ नहीं शुरू किए। लोगों को पता है कि नवाब मलिक साहब सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पे अपना वोट मांगते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी परछाई जब होती हूँ और वैसे ही काम करते आई हूँ और उसी आधार पे वोट मांग रही हूँ, तो वो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस भी है। नवाब मलिक का चेहरा जो है वो सेकुलर चेहरा है जी, लेकिन पोस्टर लगते हैं बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी की ओर से। आप महायुति में हैं, देखिए तो नुकसान होगा। ये सब नारे हैं, और नारे आके बाहर से कोई महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता मुझे नहीं लगता है ये सब नारों को एक्सेप्ट करती है और उसको लेके चलती है। जहाँ तक मैं तो खाली आप लोगों से ही सुन रही हूँ कि बटेंगे कटेंगे, क्योंकि मैं अनुशक्ति नगर विधानसभा मुंबई में नहीं मुझे मैं अभी तक मैंने अभी तक अपने क्षेत्र में ये बैनर नहीं देखे हैं, पोस्टर्स नहीं देखे हैं। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो आज तक मेरे आसपास जो मैंने देखा है अभी तक मैंने वो बैनर नहीं देखा है। हाँ, मैंने सुना किधर से, आप जैसे न्यूज़ एंकर्स लोग से ही सुन रही हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे लगता है लार्जर देन लाइफ मीडिया ने उसको ज़्यादा बना दिया है। जहाँ तक लोगों के बीच में ये मुद्दे नहीं, पोलराइज करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। कोई भी अगर ये कोशिश करे तो ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ये ऐसे सब हो रहा है, मुझे लगता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फ़ायदे से ज़्यादा वो नुकसान हो सकता है। आमदार बनने के बाद क्या करना चाहती हैं? सेवा करती रही थी लोगों का। क्या करूँगी मैं? अनुशक्ति नगर में ऐसा क्या होगा जो नवाब मलिक ने नहीं किया? ऐसा कोई काम नहीं है जो जिसके बारे में नवाब मलिक ने नहीं सोचा। पिछले 5 सालों से लगातार हर रोज़ या जब हम अनुशक्ति नगर विधानसभा के बारे में बात करते हैं, जो उनकी जो इतने सालों की पकड़ है अनुशक्ति नगर की जनता के बीच में, और उनको लाइफ कैसे बेहतर करना, तो वो एक विज़न रखते हैं और उसी विज़न को देखते हुए मैं आगे बढ़ी। जैसे महाराष्ट्र नगर का एक मेजर कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है बारिश के सीज़न में, तो वो मुद्दा मैं और मेरे पिताजी ने डिस्कस किया। वो डिस्कस करने के बाद प्लानिंग मैंने की। पूरा जो एक ब्रिज सैंक्शन हुआ है, फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ है रेल के ऊपर, वो पूरा प्लानिंग मैंने की। वो अप्रूवल स्टेज पे सिर्फ एक मतलब अप्रूवल हो गया है, एक रेलवे की एनओसी पेंडिंग है। तो एज एन आर्किटेक्ट मैंने उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की और वो सैंक्शन भी हो गया। तो विज़न उनका है, विज़न तो है ही उनका, साथ ही साथ जो पुराना विज़न है उसको नए तरीके से जोड़ना
और क्योंकि डेवलपमेंट एक दिन का प्रोसीजर नहीं होता है, वो हर दिन कुछ नए तरीके से हो सकता है और हर दिन कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आ सकती है। क्योंकि वाशीनाका हमारे अंदर जो एक क्षेत्र है वाशीनाका, वो क्षेत्र में रोज़ पूरे मतलब रोज़ पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। उसका रीज़न क्या है, उधर पीएपी बिल्डिंग्स है और पूरे मुंबई के शहर से मतलब मुंबई शहर से लाके लोगों को उधर शिफ्ट किया जाता है। तो उधर की जो डिमांड्स है, तो डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना, रोड्स कनेक्टिविटी जो चल रही है हमारी, जैसे हमने महाराष्ट्र नगर चीता कैंप और ट्रॉम्बे को कनेक्ट करने का एक इस तरफ बनाया है, तो वाशीनाका को जो ईस्टर्न फ्रीवे से डायरेक्ट कनेक्ट करना, क्योंकि उधर की आबादी बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पे तो हम काम ही कर रहे हैं, जितने जिधर भी रिजर्व प्लॉट्स है हॉस्पिटल और स्कूल के, और जिसका एक्विजिशन नहीं हुआ या एक्विजिशन हो गया उस पर डेवलपमेंट बाकी है, तो ये सभी काम जो मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी, उस हम दोनों मिलके अभी आगे दुगनी गति से उसको लेके जाएंगे। नशाखोरी बहुत है अणुशक्ति नगर में, ये अबू हाशिम आजमी भी करते हैं, आपके विरोधी करते हैं, और उसके लिए नवाब मलिक। मैं तो पहले आपको बताना चाहूँगी कि अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से पहले कभी समाजवादी पार्टी ने ये चीज़ नहीं मांगी। अणुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने रैली ली और बोला कि ये फला फला हमारा कैंडिडेट है। जब उनको सीट नहीं छोड़ी गई तब वो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी के पार्टी में पैराशूट लैंडिंग कर लिए। जब अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरे पिताजी ने बोला, उन्होंने तय कर लिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मतलब लास्ट टाइम का, अब मैं इसके आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब पिताजी ने ये फाइनल कर लिया कि क्योंकि सना तुमने अपनी कनेक्टिविटी बना ली हो लोगों से और मुझे अभी चुनाव लड़ने का कोई वो नहीं है, और ये जब बात फैल गई कि अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी चुनाव लड़ेगी, तो शिवाजी नगर मानखुर से कुछ लोग आके पिताजी को रोज़ बताने लगे कि उधर का माहौल ऐसा है, आप इधर से चुनाव नहीं लड़ रहे तो आप बाजू से चुनाव लड़िए मानखुर से। और जब ये बात पब्लिक में आ गई तो समाजवादी पार्टी के लोग आके इधर सभा लेने लगे। तो ये जो है ना, जस्ट बिकॉज अणुशक्ति नगर में सना मलिक है और लोगों ने बुलाया है मानखुर शिवाजी नगर से, मानखुर में नवाब मलिक गए तो फिर बुलाया गया, नशे का मुद्दा सामने। हाँ सुनिए, तो आप सुनिए, अभी ये मुद्दा आपके साथ पहली बार डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि उधर लोगों ने बुलाने लगा तो पिताजी ने बोला हाँ ठीक है, अगर पब्लिक की रजामंदी रहेगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे मतलब उन्होंने रिसर्च चालू किया कि क्या क्या मुद्दे हैं उधर, तो ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा था। और उन्होंने उनकी जो लड़ाई है मानखुर शिवाजी नगर की, वो किसी की भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो उनकी जो लड़ाई है वो ड्रग्स की लड़ाई, और ये ही मुहिम लेके उन्होंने बोला हाँ मैं ये मानखुर शिवाजी नगर से इलेक्शन लड़ूंगा। अब ड्रग्स का मुद्दा तो उन्होंने बना लिया, पिताजी ने वो मुद्दा उठा लिया, और अब ये क्या करे, तो इन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी इधर से चुनाव लड़ेगी ये इन्होंने कोशिश करनी चालू की। उनकी कोशिश नाकाम हुई तो उन्होंने एक कैंडिडेट उठा के इधर से इधर डाल दिया राष्ट्रवादी में, वो हट जाएंगे। हाँ, तो शिवाजी नगर में चुनाव लड़ने के लिए नशाखोरी का मुद्दा बनाया नवाब मलिक ने। पूरा बोलना है अभी? नहीं, यही। हाँ। तो जब ये सब हो गया कि अब नवाब मलिक जी वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, अब दोनों जगह टक्कर हो गई है। हाँ। और उनका ऐसा मानना है कि भले ही मैं इधर चेहरा हूँ, इधर भी नवाब मलिक है और उधर भी नवाब मलिक है, तो उन्होंने अपना एक एक्सपोर्ट करके कैंडिडेट उधर भेज दिया। ठीक है, राजनीति है, कब कौन कौन से पक्ष में जाएगा वो पता नहीं होता है। तो अब मुद्दा क्या करें, तो उन्होंने हमारी बदनामी चालू कर दी। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में टोटल 9 ऐसे लोग थे जो ड्रग्स का कारोबार करते थे। पूरे फॉलोअप के बाद और बार बार डीसीपी एसपी से मुलाकात करने के बाद हमने हमेशा ड्रग्स के ऊपर आवाज़ उठाई, और आज के टाइम पे ऐसे 8 लोग गिरफ्तार किए हुए हैं और एक जन जो है वो फरार है। तो हमारे इधर ड्रग्स का इतना कोई मसला बेचने का अणुशक्ति नगर विधानसभा में नहीं होता, लेकिन ड्रग्स ऐसी चीज़ है वो कहीं से भी ट्रैवल हो जाती है, और जहाँ तक हमारी जानकारी है वो मानखुर शिवाजी नगर से आ रही है। तो जब इधर की गंदगी साफ़ हो गई है और गंदगी बाहर के एरिया से आ रही है, तो उस गंदगी को साफ़ करने का ठान मेरे पिताजी ने लिया है। ये लाडली बहन योजना का कुछ फायदा हो रहा है? लाडली बड़ा कैंपेन हुआ, पूरे महाराष्ट्र में कैंपेन हुआ, लेकिन अणुशक्ति नगर में मुझे लगता है कि 80 से 85% मुस्लिम वोट है, 60-70
कुछ दलित वोट है, तो वो एक कम्युनिटी जो है बहुत गरीब तबके की है, उनको कुछ फ़ायदा हुआ है? भाई अनुशक्ति नगर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 28% मुसलमान मत हैं। जस्ट बिकॉज मेरे पिताजी उधर से चुन के आते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक लाडकी बहन योजना की बात है, 14 तारीख की रात को जब पहली बार शाम में जब पहली बार 3000 रुपये लोगों के अकाउंट में आना चालू हुए तो लोगों के अंदर एक उत्साह हो गई, और वो जो मतलब खाली हम बता रहे थे, वो जब रियलिटी होकर लोगों के सामने आई तो एक अलग सा उत्साह महिलाओं के अंदर पैदा हो गया। खुश हो गए महिला, बहुत बहुत उत्साह, मतलब बहुत उत्साहित हो गए। जिनको आया वो उत्साहित हो गए, और जिन्होंने नहीं किया था या जिनका नहीं आया था, फायदा होगा उसका। आज भी मैं महिलाओं के बीच में जब जाती हूँ तो महिलाओं का एक ही क्वेश्चन होता है, या तो शुरुआत होती है उनकी लाडकी बहन योजना के बारे में जानकारी लेते हुए या देते हुए, या तो हमारा कन्वर्सेशन वही एंड होता है कि लाडकी बहन योजना आगे चालू रहेगी। जिनका अप्रूवल आया, पैसा नहीं आया तो आचार संहिता लागू है, इलेक्शन के बाद वो आ जाएगा, और किसी का नहीं हुआ है तो हमारा ये कागज़ कम है, वो कागज़ कम है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर वो गॉसिप का मुद्दा बना हुआ है, और आने वाले इलेक्शन में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एक आखिरी सवाल, शरद पवार ने मदद की, उद्धव ठाकरे ने मदद की मलिक भाई को, अजित पवार के साथ क्या है? जब अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र के काम के लिए मुझे अगर किसी का चेहरा दिखाई देता था, और जब मैं उनके पास जाती थी, दादा के पास, तो बहुत भीड़ होती है। आप देखें, अगर आप गए रहोगे तो दादा के पास जाओ तो बहुत भीड़ होती है। लेकिन अगर वो दूर से भी मुझे देखते थे तो मुझे बुला के पर्सनली क्या इश्यूज़ है वो पूछ लेते थे, और मुझे इमीडिएटली फ्री कर देते। तो फ्री करने का ये मतलब नहीं है कि मुझे बुला के मेरी मुद्दे सुन लिए और मुझे भेज दिए। वो उधर ही इमीडिएटली जो उनका फर्दर स्टेप होता था वो करते थे, और मुझे वहाँ से संतुष्ट, मेरे काम को लेकर संतुष्ट करके ही आगे भेजते थे। और सिर्फ एक बार ऐसा नहीं था, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट भी होती थी, क्योंकि हर 2-4 दिन में मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो लेकिन उन्होंने शुरुआत से लेके एंड तक पूरी ताकत से अनुशक्ति नगर विधानसभा में जितने भी अटके हुए काम थे, छोटे हो बड़े हो, या कभी कभी इतना वैल्यू भी नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि मैं गई रहती थी तो हर मुद्दे उनके सामने बता देती थी, तो उन्होंने पूरा साथ दिया और पूरी ताकत से मेरे साथ उस समय में खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सना मलिक अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही है, पहली बार लड़ रही है। अब देखना है कि 23 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। नवाब मलिक शिवाजी नगर मानकुर से है और सना मलिक अनुशक्ति नगर से। मैं ये रुकता हूँ, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।